आर्टिकल 245 में क्या लिखा है कि पावर डिवाइड करो, किसमें पावर डिवाइड करो, पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। आर्टिकल 246 क्या करता है, आर्टिकल बोलता है दोनों में पावर को, मतलब दोनों को पावर दिया आर्टिकल 245 ने, और 246 उसको क्या कर रहा है, खाली डिवाइड कर रहा है। लेकिन उसको 7th शेड्यूल का हेल्प लगा, तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में खाली सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और यहाँ पे दोनों साथ में आके लॉ बनाएंगे। फॉरेस्ट का लॉ, रिवर का लॉ, दोनों साथ में आके बनाना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट एक स्टेट से चालू होकर दूसरे स्टेट तक जाता है, रिवर एक स्टेट में ओरिजिन करता है, दूसरे स्टेट में कल्मिनेट करता है, तो साथ में मिलके बनाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ रहता है उसमें। चलो आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 82 से लेके एंट्री नंबर 91 तक टैक्सेस चलते हैं यूनियन लिस्ट में। तो इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82 पे है। इनकम टैक्स कहाँ पे, पहला ही लॉ जो बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कौन सा है, इनकम टैक्स। यहाँ पे कहीं पे भी जीएसटी नहीं था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पुराना है ना हमारा, यहाँ पे कहीं पे भी जीएसटी नहीं था। जीएसटी नया लॉ है जहाँ पे इनको भी पावर है और इनको भी पावर है, तो उसको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में डालना, एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में डालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जीएसटी बना ही नया है। काउंसिल जैसा कुछ तो लाया उन्होंने, नया प्रोडक्ट, नई मीटिंग, ऐसा कमिटी जो पहले, इसके पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई कमिटी हो सकती है, जहाँ पे सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चेयरमैन फिनेंस मिनिस्टर होगी, और वहाँ पे डिबेट चलेगी रादर देन वेस्टिंग अ टाइम ऑफ पार्लियामेंट सेशन, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में बहुत कम होती है, बहुत बड़े बड़े इश्यूज को वहाँ पे हैंडल करना है। कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी का रेट रखना है, पार्लियामेंट में डिस्कशन चलेगा तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने बोला यार इसके लिए अलग से काउंसिल, तो ये सब कुछ नया था और इसको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में डालना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को पहले चेंज किया गया। जीएसटी लाने से पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। अभी इसमें नए नए आर्टिकल देखो कौन से आए, बहुत सारे आर्टिकल आए। जा रहा है क्या कहीं पे आर्टिकल, एक तो आर्टिकल 7 ए दिख रहा है आपको, आर्टिकल 279A, ठीक है ना। इसमें क्या किया, प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है टू कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट फोरम। क्या बनाना था, जॉइंट फोरम बनाना था, किसका, सेंट्रल का और स्टेट का। इसका नाम क्या रख दिया, जीएसटी काउंसिल। प्रेसिडेंट के पास पावर है ये काउंसिल बनाने का, और ये कहां लिखा है, आर्टिकल 279A। ए क्यों बोला, ए मतलब नया, अमेंडेड, समझ में आ रहा है ना, इसके पहले ऐसा था ही नहीं तो नया आया, तो ये एक आर्टिकल। आपको पता है अगर आप एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर हो रहे हो तो ये अपने आप में एक शॉर्ट नोट है कि क्या आर्टिकल 279A क्या करता है। आगे चलता हूं, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246 तो पता था अभी आपको, जिसमें 3 लिस्ट है, 7th शेड्यूल है और 3 लिस्ट है। उसके बाजू में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 246A। ये मेन आर्टिकल है, ये बोलता है दोनों को पावर होगी सप्लाई को टैक्स करने का, सेंट्रल को भी नहीं और स्टेट को नहीं, दोनों को होगी, दोनों टैक्स करेंगे, सेम प्रोडक्ट सेम ट्रांजैक्शन, दो लोग। इसलिए तो आप हर बिल में क्या लगाते हो, सीजीएसटी, और इसका पावर यहां पे है आर्टिकल 246A में। अगर आर्टिकल 246A नहीं होता तो ऐसा जॉइंट पावर वाला सेक्शन पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सीजीएसटी और एचजीएसटी को पावर देता है, सीजीएसटी प्लस, कि दोनों लोग टैक्स करेंगे, ठीक है ना, दोनों लोग लॉ भी बनाएंगे। यहां पे दिख रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। ये लैंग्वेज जो है ना, ये लैंग्वेज से भी थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ये जो वर्ड है पहले तो नॉट विथ स्टैंडिंग, ये एक सिंगल शब्द है, 3 शब्द का मतलब नहीं। नॉट विथ स्टैंडिंग ऐसे नहीं लिखने का, नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है ना। ये क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। ये जो लैंग्वेज है ना लॉ की, वो ओवरराइड करती है एग्जिस्टिंग कोई भी लॉ लिखा होगा उसको। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेंटेंस दैट लॉ कैन यूज। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल है उसको क्या किया, पहले ओवरराइड किया। बोलता है उसमें जो भी लिखा है उससे मेरा लेना देना नहीं है, मैं वो एम्पावर्ड करता है, मैं उसको
मेरी पावर ज़्यादा है उनकी कम है, ऐसे टेक्निकली, ओके। एंड सब्जेक्ट टू द क्लॉज दिस लेजिस्लेटिव एवरी स्टेट, देखो क्या बोलता है, लेजिस्लेचर ऑफ मतलब एमएलए, लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, हैव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय यूनियन एंड और स्टेट। तो हर लेजिस्लेचर को पावर दिया, इसलिए महा जीएसटी करके अलग से एक्ट है, गुजरात जीएसटी करके अलग से एक्ट है, देयर इज अ एक्ट कॉल्ड महाराष्ट्र जीएसटी, ये पावर इसने दिया। और पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव right to make the law with respect of goods and services where the supply of goods and services both take place in the intercourse interstate or commerce, समझ में आ रहा है, in the course of interstate और commerce। मतलब क्या, इंटरस्टेट का जब भी होगा तो किसके एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है, जब भी इंटरस्टेट की बात होगी एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट को दिया गया है, किसके लिए, इंटरस्टेट, इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट। समझ में आ रहा है आपको, मतलब कौन सा लॉ, आईजीएसटी का लॉ। तो आईजीएसटी का लॉ स्टेट नहीं बनाएगी ना रेगुलेट करेगी, आईजीएसटी का पूरा लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, ओके। इंट्रा के ऊपर दोनों के पास पावर है, बाकी छोटे मोटे और सेक्शंस भी है, आर्टिकल है। दिख रहा है 269A, इंटरस्टेट को लेवी करने का पूरा पावर किसको दिया, पार्लियामेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। कलेक्ट भी वो करेंगे, लेवी भी वो करेंगे, मतलब एक्ट भी वही बनाएंगे। तो द होल पावर इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर वो जो पैसे आते हैं वो डिवाइड करने होते हैं आईजीएसटी की, पता है आपको ना, दोनों में आधा मेरा आधा स्टेट का। कौन से स्टेट का, लेकिन कंजम्पशन स्टेट का, ठीक है। फिर डेफिनेशन ऑफ गुड्स है यहाँ पे आर्टिकल 366 में, हम वो पढ़ेंगे। डेफिनेशंस वगैरह में अभी नहीं जा रहा, डेफिनेशंस वगैरह हम अगले चैप्टर से करने वाले। तो सर्विस का डेफिनेशन, गुड्स का डेफिनेशन, ये भी बोरो कहाँ से किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो आगे जाके पढ़ेंगे हम वो क्या है डेफिनेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन का के ऊपर डायरेक्टली हमारा ही पढ़ेंगे। ये काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। काउंसिल मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे दिख रहा है आपको, हाँ, इसका चेयरपर्सन वगैरह देखो कौन है, खाली वो सब याद रखो। इसमें मेंबर कौन कौन होते, कंसिस्ट कौन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, और यूनियन मिनिस्टर ये भी यूनियन का ही है। स्टेट फाइनेंस, समझ में आ रहा है ना, मतलब जो स्टेट में जो पैसे बांटने वाला जो बंदा है वो भी यहाँ पे है, मतलब एक यूनियन मिनिस्टर है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, मतलब जो स्टेट को पैसे देने वाला जो यूनियन मिनिस्टर है, ये दोनों भी यूनियन मिनिस्टर्स ही है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों वहाँ पे है। और फिर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा जो स्टेट का जिसके पास फाइनेंस होता है वो वहाँ पे जाना चाहिए, स्टेट का टैक्स मिनिस्टर जाना चाहिए, या एनी अदर मिनिस्टर जो नॉमिनेटेड बाय स्टेट है, क्योंकि आपको एक ही बंदे को वहाँ पे भेजना है, तो इट हैज़ टू बी वेरी पावरफुल पर्सन, तो आपको डिसाइड करना होता है। फिर ये लोग वो अपना फोरम वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे डिबेट वगैरह होता है, उसका ये भी है कि उनका डिसीजन लेने का पावर कैसे है, वो सब इसमें लिखा गया है। वोटिंग पावर वगैरह में उस सब में डिटेल में नहीं जाना चाहता अभी, दैट्स नॉट वेरी मच नीडेड। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर।